भारत चीन तनाव के बीच आज से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है। लंबे वक्त से जिस राफेल लड़ाकू विमान का इंतजार था वो आज भारत पहुंच रहा है। दोपहर 2 बजे तक राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेगा, जहां खुद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया रिसीव करेंगे इन्हें। और वहीं 27 जुलाई को राफेल ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी थी। करीब 7 घंटे बाद ये विमान संयुक्त अरब अमीरात के अल द्राफा एयरबेस पर उतरे थे और जहां से अंबाला के लिए उड़ान भरी है। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। पहली खेप में 36 में से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं, जिसके बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसके पास राफेल लड़ाकू विमान है। और अभी फ्रांस, मिस्र और कतर के पास ही राफेल लड़ाकू विमान है। राफेल के रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो आज पहुंचने वाले हैं राफेल। आपको बता दें तकरीबन 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज भारत की भूमि पर उतरेंगे, लैंड करेंगे। हमारे साथ इस समय मनोज जोशी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। सर आज 5 राफेल भारत के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। किस तरह से हमारी वायुसेना की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, क्या खासियत है इन राफेल लड़ाकू विमानों की, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मेरा विचार तो कुछ और है। मैं नहीं समझता हूं कि 5 लड़ाकू विमानों से पूरा युद्ध का जो है संतुलन बदल जाएगा। ये राफेल विमान कोई एटम बम तो है नहीं जिससे कि हम चीन को तुरंत मात दे सकते हैं। हवाई जहाज हैं, बहुत अच्छे हैं, लड़ाकू विमान हैं, इनकी अपनी जगह है वायुसेना में। पर जिस तरह से हमारे मीडिया ने ऐसा उछाला है कि 5 हवाई जहाज से जैसे कि हम बिल्कुल जो है चीन को पस्त कर देंगे, मैं समझता हूं ये बिल्कुल एकदम मजाक बना दिया है। जी सर, इस वक्त लेकिन भारत के लिए क्यों जरूरी है ये विमान, ये जानना चाहेंगे। देखिए, भारत के पास विमानों की कमी नहीं है। अभी भी अगर आप भारत चीन सीमा में देखें तो भारत का पलड़ा भारी है। हमारे सुखोई 30 MKI हवाई जहाज हैं, जिस तरह से उनकी डिप्लॉयमेंट है आसाम में, बरेली में, अंबाला में और पंजाब के वायु अड्डों में, जिस तरह से हमारी डिप्लॉयमेंट है, चाइना के उसके मुकाबले में डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाता है तिब्बत में। तिब्बत में उनके पास चंद हवाई अड्डे हैं जहां से कि और उनके हवाई जहाज जब वहां पे पहुंचते हैं तो उतनी उनकी क्षमता कम हो जाती है क्योंकि वो एक ऊंचा इलाका है जी। तो अभी भी पलड़ा भारी है भारत के पक्ष में। तो मैं नहीं समझता हूं कि 5 विमानों से जो है एकदम भारत की जीत हो जाएगी। जिस तरह से जो ये मीडिया में उछाला जा रहा है, मैं समझता हूं एक किस्म का मजाक बना दिया है। जी सर, जब ऐसी फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है और ये आ रहे हैं, अभी 36 में से 5 राफेल विमान आ रहे हैं, तो जब इनको अंबाला एयरबेस पर रखा जाएगा उसकी क्या कुछ रणनीति होती है, ये आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह से प्लानिंग की जाती है? देखिए, अभी तो खाली 5 आ रहे हैं, इनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। हमारे जो पायलट हैं सीखेंगे कैसे जो है इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर सरकार ये तय करेगी, वायुसेना ये तय करेगी कि इनको कहां डिप्लॉय किया जाए। क्या इनको अंबाला, क्योंकि अंबाला जो है आप अगर नक्शा देखें तो ऐसे लोकेशन पर है जो कि एकदम सीमा के करीब नहीं है, सीमा के काफी अंदर है, थोड़ा सुरक्षित है। वैसे ही आप देखते हैं जैसे मिराज हवाई जहाज है हमारा ग्वालियर में रखा जाता है, तो एकदम आप सीमा पे ये हवाई जहाज नहीं रखते हैं, ये हवाई जहाज थोड़ा पीछे रखते हैं। और क्योंकि ये हवाई जहाज है बहुत तेजी से उड़ता है, फाइटर है, फ्रंट में कहीं भी 1-1.5 घंटे में पहुंच सकता है। 1-1.5 घंटे में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है जी। तो इसकी एकदम फ्रंट लाइन में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अंबाला में रखने से थोड़ा सुरक्षित भी रहता है और इसको आप या तो चाहे उत्तर की ओर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहे पश्चिम की ओर कर सकते हैं, तो इसलिए अंबाला में रखा जाता है। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत दीक्षित जी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से हम भारत चीन सीमा पर स्थिति देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए ये विमान क्यों जरूरी है? और खासतौर पर अगर बात की जाए कि इनकी खासतौर पर इनकी उत्तर भारत के बेस में इनकी तैनाती की जा रही है, इसके क्या मायने निकल सकते हैं?
ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, जैसे मनोज जी बता रहे थे कि काफी अच्छा ये इसमें एक तो पहले से हमारे पास इन्वेंट्रीज में बहुत सारे हवाई जहाज हैं, पर करीब 20-22 साल से कोई नई इन्वेंट्री ऐड नहीं हुई है। सुखोई जरूर बाय द टर्न ऑफ मिलेनियम सन 2000-2001 में इंडक्ट हुआ था, उसके बाद से अब ये दूसरा बड़ा इंडक्शन हो रहा है। जहां तक इसके रखरखाव और इसके प्लेसमेंट की बात है, सबसे बड़ा एडवांटेज हम भारतीयों के लिए ये है कि जो जोशी जी ने भी कहा कि चीन के जितने भी तिब्बती इलाके में और तिब्बती पठार में जो उनके पास जितने एयर बेसिस हैं, वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग जब होती है तो वो उनको फ्यूल कम करना होता है, आर्मामेंट्स कम करने होते हैं, क्योंकि हवा कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उसकी जो सर्विसेबिलिटी है हवाई जहाज की, जो लड़ाकू विमानों की, उस इलाके से, उतनी ऊंचाई से वो कम होती है। ये प्रॉब्लम अंबाला में नहीं आएगी। फुल लोड होकर करीब 24 टन का पूरा सामान जाके, अब अंदाजा लगाइए, MiG-21 सिर्फ 1 टन हथियार ले जा सकता था, राफेल 24 टन तक ले जा सकता है तेल के साथ, और इसकी जो रेंज है वो करीब 1500 से 1700 किलोमीटर रेडियस की है, मतलब आना जाना और उसमें अपना काम तमाम करके आ सकता है। तो फॉर द टाइम बिंग गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन नंबर 17 जो राफेल को दिया गया है, गोल्डन एरोज पहले MiG-21 की स्क्वाड्रन थी, उसको 2016 में डिसबैंड करके 2019 में दोबारा से रिजरेक्ट किया गया। ये वहां बनाई जा रही है और अंबाला बिल्कुल महफूज जगह है। जैसे मैंने कहा कि फुल्ली लोडेड ये 1700 किलोमीटर तक ना वेस्टर्न और नॉर्दर्न पूरे सेक्टर्स को ये संभाल सकता है। फरवरी मार्च तक बाकी सारे एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, फुल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका, जो मैं जानकारों से सुन रहा था। 18 के 18 पूरी स्क्वाड्रन बन जाएगी। विनीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आपसे और सर से बात करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि राफेल विमान की खरीद में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल की कीमतों को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं, क्योंकि भारत ने 59,000 करोड़ रुपए में महज 36 राफेल विमान खरीदे हैं। राफेल की अधिकतम स्पीड आपको बता दें 2130 किलोमीटर घंटा है और इसकी मारक क्षमता जो है वो 3700 किलोमीटर तक की है। राफेल के 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। और इतना ही नहीं, राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। साथ ही मेटेयर मिसाइल से भी लैस है और ये 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जेनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। अफगानिस्तान और लिबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है और ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है और हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, राफेल विमान को लेकर राजनीति भी चरम पर थी, किस तरह से उसकी जो कीमत है उसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए जिन पर अभी तक सरकार की तरफ से स्थिति साफ नहीं हुई है। चाहे वो HAL से कॉन्ट्रैक्ट लेकर किसी निजी कंपनी को देना हो, उस पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी ये समय है कि इन चीजों से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि अगले महीने तो इंडक्शन भी शुरू हो जाएगा? किस तरह से ये पूरे सिचुएशन को आप देखते हैं सर? देखिए, अगर करप्शन का मामला है तो मूव ऑन नहीं किया जा सकता है। हालांकि हथियार अच्छा है, हथियार काफी सक्षम है, इसकी जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये आप नहीं कह सकते हैं कि इसकी वजह से हम करप्शन को माफ कर देते हैं। और जहां तक कि जो हिसाब लगाए गए हैं, जिस तरह से हिसाब दिए गए हैं, वो हिसाबों में थोड़ी गड़बड़ी तो सामने नजर आती है कि पहले आप जो है कई ज्यादा तादाद में हवाई जहाज ले रहे थे, उसकी कीमत उस समय कम दिखाई जा रही थी, और अब जो है कीमत एकदम बढ़ गई है। ये 36 हवाई जहाज जो आपने ली है, तो इसका हिसाब जो है साफ साफ बोफर्स के जमाने में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी या इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जिससे कि देखा जाए कि ये सौदा जो है ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है कि नहीं। जी, विनीत आपसे भी इस बारे में जवाब लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें देखा जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया भी, जैसा कि मनोज सर भी कह रहे थे, कि अलग से ही अतिशोक्ति अलंकार लगा के इन सब चीजों को पेश कर रही है। आपका क्या टेक है विनीत इस पर, कि ये जो सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार अब उससे आगे बढ़ चुकी है या फिर अभी भी स्थिति क्लियर करने की जरूरत है इसकी कीमत को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके?
विनीत भाई देखिए, आज से इंडक्शन शुरू हो रहा है, आज से अराइवल शुरू हो रहा है और ये सवाल रहेंगे सबके जहन में। आज सीनियर कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह और आरएलडी के लीडर मनोज झा, दोनों ने, सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, उन लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। मैं मनोज झा को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आज से नहीं तो कम से कम 5 बरस, 10 बरस, 15, 20 बरस बाद कभी ना कभी तो ये चर्चा में आएंगे सवाल। एंड दीज आर वेरी वैलिड क्वेश्चंस, यस, बट टुडे yes, they have come. They surfaced these questions. They appeared. And भाई आज तो थोड़ा सेलिब्रेशन का भी समय है कि और साथ साथ जब सेलिब्रेशन होता है, इतनी बड़ी कीमत दी जाती है, तो सवाल लाजमी है। आज नहीं उठेंगे, दोबारा उठेंगे और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है अगस्त के लास्ट वीक से लेके सितंबर तक। तो अब देखते हैं क्या होता है। बट यस, आज सवाल 2 लीडर्स ने उठाए हैं और दे विल कीप अपीयरिंग। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, यहाँ पे विनीत जी बिल्कुल आपकी बात सही है। महत्वपूर्ण भी है कि यहाँ पर सवाल उठेंगे और सवाल उठाए भी जा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राफेल डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आखिर राफेल प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को एचएएल द्वारा भारत में बनाया जाना था और ये भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार के आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय व कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और एचएएल का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय 36 खरीदने का निर्णय लिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल खरीदने में कितने का खरीदा बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी, चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दे। तो ऐसा एक तंज कसते हुए, सवाल करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मनोज सर, ये नंबर्स का जो खेल है कि 126 राफेल खरीदने की बजाय सिर्फ 36 ही एड ऑन हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जितना बल मिलना चाहिए था वायुसेना को उतना नहीं मिला? देखिए, इसमें कई राय हैं। मेरी अपनी राय ये है कि ये विमान जो है ये केवल लड़ाकू विमान के तौर से इस्तेमाल नहीं होगा, पर इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा परमाणु स्ट्राइक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के पास जो परमाणु क्षमता है जी, उसको हवाई जहाज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक जो है मिराज 2000 को इस्तेमाल किया जाता था, पर मिराज जो है बहुत पुराना हो गया है। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरे पास कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है, क्योंकि केवल 36 विमानों से एयरफोर्स का कल्याण नहीं होता। एयरफोर्स ने तो साफ कह दिया था कि 126 चाहिए है। 126 क्या, वो और भी मतलब कम से कम 150 170 हवाई जहाज की उनको जरूरत थी। पर जब 36 कर दिया गया नंबर, तो मुझे अब लगा कि इसका जो है मकसद कुछ और है। इसको परमाणु स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करने की इसको जरूरत है और उसके लिए ऐसा हवाई जहाज चाहिए जिसकी बहुत भारी क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो, जिससे कि वो बहुत दूर शत्रु के टेरिटरी में जा सके और जो ग्राउंड डिफेंसेस हैं, जो उनके शत्रु के डिफेंसेस होते हैं, उन डिफेंसेस को बाईपास करके जाके अपना जो है काम पूरा कर सके। तो मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि 36 हवाई जहाज, केवल 36 हवाई जहाज लेके एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई। जी जी, विनीत दीक्षित जी आपके पास आऊंगी। सर, जिस तरह से नेक्स्ट जेनरेशन फाइटर प्लेन्स कहा जा रहा है इन्हें, और कहा जा रहा है कि एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं, अगर चीन के साथ अभी हमारा जो एलएसी पर विवाद चल रहा है, जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, उसके मुकाबले अभी भी हम चीन से नीचे ही हैं, कई रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है। आपका क्या कहना है विनीत दीक्षित जी? देखिए, जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का हवाई जहाज कहला रहा है, लड़ाकू ओमनी रोल वाला। और जो चीन के पास है JF-20, जो उन्होंने रैप्टर से बिल्कुल उसके हूबहू ड्राइंग्स को कॉपी किया है किसी तरीके से, वो उसको भी उन्होंने
ठीक से डिस्प्ले नहीं किया, उसका इंटीग्रेशन अभी विश्व के पूरे पटल के ऊपर सारे जितने रक्षा विशेषज्ञ हैं उसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से वो JF-20 को डिप्लॉय करेंगे। अभी वो सामने नहीं आया है। फिलहाल इस समय राफेल एक हर मायने में बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और इसने एक अपना बिल्कुल पोल पोजीशन जिसे कहते हैं हासिल कर ली है हमारे यहाँ आने के बाद, एंड इट इज अ वेरी सुपीरियर थिंग। चीन से अभी हम लोगों को ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे मैंने पहले कहा था कि वहां पे जितनी इनकी एयरफील्ड्स हैं वो तिब्बती पठार काफी ऊंचाई पे हैं, रेडिफाइड एयर है। हमारे जितने हवाई जहाज के अड्डे हैं और लड़ाकू विमान के जो एडवांस लैंडिंग साइट्स भी हैं वो थोड़े नीचे इलाकों में हैं, लोअर हाइट्स पे हैं, और वो सर्विसेबिलिटी उनकी ऊपर तक जा सकती है हायर हाइट्स पे विथ फुल फ्यूल लोड एंड फुल आर्मामेंट्स लोड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है भारत के पास। इस तरीके से देखा जाए तो राफेल को अगर अभी अंबाला में है तो हो सकता है दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमारा में वहां पे नॉर्दर्न वेस्टर्न की तरफ अरुणाचल के पास और असम में वहां पे डिप्लॉय हो सकते हैं। पर इसके साथ साथ डेवलपमेंट जो हो रहा है तेजस का मार्क 3, मैं देख रहा था बहुत दिनों से अभी, जैसे ही तेजस का मार्क 3 डेवलपमेंट है वो सामने आता है 200 एयरक्राफ्ट, तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर्स की कमी रह जाएगी, बट यस राफेल इज गोइंग टू चेंज, इट हैज चेंज द सिनेरियो हियर, नो डाउट अबाउट दैट। तो गेम चेंजर कहीं किसी ना किसी तरीके से साबित हो सकते हैं, विनीत जी का ये कहना है। मनोज जोशी जी आपके पास आऊंगी। सर, जब भी किसी देश के साथ तनाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो सैन्य शक्तियां होती हैं उनकी कंपैरिजन होने लग जाते हैं, जो अभी इस समय हो भी रहा है राफेल के आने से। तो सर आपसे ये जानना चाहूंगी बात कि सैन्य शक्ति के मापदंड क्या होते हैं जिनको लेकर ये पूरा कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है? देखिए, मापदंड तो कई होते हैं। आप ये देखेंगे कि कितने 4.5 जनरेशन के हवाई जहाज उनके पास हैं, कितने हमारे पास हैं, कितने मेन बैटल टैंक हैं, और ये मापदंड जो है ज्यादातर ये कामयाब नहीं होते हैं। कोई भी देश की जो शक्ति होती है उसमें उसके कई अंक होते हैं। उसमें जो है विल टू पावर होता है, मतलब कितनी, मतलब वो देश में जो है कितनी एक बड़े पावर बनने की कितनी उसमें चाह है, कितनी चाह है उनको, कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। अक्सर जो होता है मापदंड होता है कि किस तरह की आपके जो फोर्सेस हैं उनका कमांड एंड कंट्रोल कैसे होता है। उनके पास हथियार बहुत बढ़िया हो सकते हैं, पर अगर आप कमांड एंड कंट्रोल जो है एकदम टाइट रखें और आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जो है फ्लेक्सिबल ना हो, तो आपको ये उल्टा पड़ सकता है। तो ये मापदंड करना जो है ये बड़ा ये इसको जो है देखना जो है ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसको इतने आसानी से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इतने हवाई जहाज उनके पास है, इतने हवाई जहाज हमारे पास है, इतने इलेक्ट्रॉनिक जो है सर्वेलेंस के हवाई जहाज हमारे पास हैं, इतने उनके पास है। ये तो सब कुछ हो सकता है, पर हार जीत का जो फैसला होता है उसमें जो है उसमें ह्यूमन एलिमेंट होता है जी। वो ह्यूमन एलिमेंट को जो है नापना बहुत मुश्किल होता है जी, क्योंकि उसमें ह्यूमन एलिमेंट का मतलब कि आपकी सेना, आपका ऑर्गेनाइजेशन, सेना कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे उसका कमांड एंड कंट्रोल है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या उसको सही जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो ये यहाँ पे कई सवाल हैं जहां पे कि जिनके जवाब जो हैं वो मैं समझता हूं कि इतने आसानी से नहीं दिए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी, विनीत दीक्षित साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।